नमस्कार दोस्तों। आज 11 मार्च को एमपीपीएससी मेंस 2023 का पहला पेपर आज हो चुका है। पहले पेपर में कुछ चेंज भी देखने को मिले हैं। ठीक है। सबसे पहला चेंज तो मैं ये कहूँगा कि इन्होंने एक एक शब्द में वापस से 3 मार्कर देना शुरू कर दिए हैं। 3 मार्कर में पिछले साल जो 2022 का मेंस हुआ था उसमें इन्होंने पूरी पूरी लाइन में पूछा था कि विद्रोह कब हुआ था, कौन नेतृत्व करता था, ठीक है, ये क्या था, किससे संबंधित है, ऐसे कर करके पूछा है। लेकिन पिछले वर्षों के तहत या पिछले पिछले वर्षों में जो एग्ज़ाम हुई है उसमें जो एक एक शब्द में 3 मार्कर पूछे थे वैसे ही इस वर्ष भी इन्होंने किया है। ठीक है। अब 3 मार्कर के क्या क्या आंसर होंगे वो हम देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहला प्रश्न, अपने परंपरा के मुताबिक उन्होंने एक और चेंज ये भी किया है कि जो अभी नया सिलेबस आया है जो 2024 से अप्लाइड होगा उसको इन्होंने 23 में थोड़ी सी उसकी झलक इन्होंने दिखा दी है। आप अगर पूरे प्रश्न पत्र को देखेंगे तो इसमें वेद, उपनिषद, अरण्यक या जो हमारी परंपराएं हैं, प्राचीन कालीन परंपराएं, उसको लेकर के इन्होंने काफ़ी प्रश्नों को डाला हुआ है प्राचीन काल में। ठीक है। तो अम्बस्ट जो है किससे कहा जाता था? अम्बस्ट का अर्थ होता था कि प्राचीन काल में एक तरह का विवाह होता था जिसमें उच्च कुल का पुरुष होता था। ठीक है, उच्च कुल का पुरुष और निम्न कुल की महिला, इनके बीच में जब विवाह होता था और इससे जो संतान उत्पन्न होती थी तो वो संतान जो है क्या कहलाती थी? अम्बस्ट कहलाती थी। और यह संतान जो है कुछ निर्धारित कार्यों के लिए ही एलिजिबल होती थी, मतलब ये सभी कार्य नहीं कर सकते थे, ये केवल कुछ कार्यों को कर सकते थे, जैसे औषधियों का संकलन करना। ठीक है। जो औषधियाँ पर्वतों पर या जंगलों में मिलती थी उनके संकलन करने का कार्य ये जाति करती थी, जो उच्च कुल के पुरुष और निम्न कुल की महिला से उत्पन्न होती थी। ठीक है। तो ये समझ में आया। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न, नेस्टिक। नेस्टिक शब्द जो है ये आपकी निष्ठा से जुड़ा हुआ है। और निष्ठा का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में ब्रह्मचर्य के आदर्शों का पालन करता है। आमतौर पर यह देखा जाता था कि ब्रह्मचर्य का पालन 25 वर्ष की आयु तक ही कहा गया था, लेकिन कई लोग, कई ऋषि मुनि, कई सिद्ध पुरुष ऐसे भी होते थे जो अपनी निष्ठाओं का पालन या ब्रह्मचर्य के गुणों का पालन आजीवन किया करते थे। तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाता था? नेस्टिक कहा जाता था। ठीक है। अगला प्रश्न है सद्योद्वाह। ठीक है। सद्योद्वाह। तो कई लोगों के तोते उड़ गए होंगे इन चीज़ों को देख करके। ये क्या पूछ लिया? हर बार हिस्ट्री में 3 मार्कर 4-5 ऐसे होते हैं जो एकदम से व्यक्ति को, या जो व्यक्ति पेपर लिख रहा होता है उस छात्र को एकदम से डरा देते हैं, लेकिन कई लोग इसको हैंडल भी कर लेते हैं। तो शुरू के 3 प्रश्न तो प्राचीन काल से ही पूछे जाने थे, तो आप कम से कम ये तो लिख ही सकते थे कि प्राचीन कालीन परंपरा। ठीक है, एक प्राचीन कालीन परंपरा। उसके बाद जो याद आया वो लिख सकते थे अगर नहीं ही कुछ बन रहा हो तो। ठीक है। तो सद्योद्वाहा का मतलब ये होता था कि एक ऐसी स्त्री, जब वैदिक काल में क्या होता था कि कुछ स्त्रियां वेदों का अध्ययन करती थी, कुछ स्त्रियां वेदों का अध्ययन नहीं करती थी। पुरुषों के लिए तो वेदों का अध्ययन अनिवार्य होता था, लेकिन स्त्रियों के लिए वेदों का अध्ययन अनिवार्य नहीं होता था। लेकिन इसके बावजूद जो स्त्रियां वेदों का अध्ययन करती थी तो, और वेदों का अध्ययन भी तब तक करती थी जब तक वो विवाह नहीं कर लेती थी। तो अविवाहित स्त्रियां जो वेदों का अध्ययन करती थी उनको सद्योद्वाहा कहा जाता था। ठीक है। तो वेद अध्ययन से संबंधित स्त्रियां जो है ये सद्योद्वाहा कहलाती थी। ठीक है। अगला प्रश्न है भवनाग। अब ये आपके मध्यकाल में आ गया। ठीक है, चौथे प्रश्न से। तो भवनाग जो है नाग वंश से संबंधित एक राजा थे, एक शासक थे, जो आपके जो ग्वालियर वाला पद्मावती जो राजधानी थी, या पदवाया पदवया या पवाया या पद्मावती जिसे कहा जाता था, उस क्षेत्र में इन्होंने शासन किया। तो नागवंश के एक प्रसिद्ध शासक, पद्मावती इसकी राजधानी थी। तो भवनाग जो है इनको इस रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। और एक दो फैक्ट अगर आपको पता हो तो आप लिख सकते थे, वरना इतना भी लिख देंगे तो चल जाएगा।
चित्र बना देते ऐसे करके एमपी का, और ऊपर दर्शा देते कि इस क्षेत्र में इसका शासन था। ठीक है, तो ये आपका हो जाता। अगला प्रश्न आपका है ठट्टा। ठट्टा को आपने खूब सुना होगा। ठीक है, आपने ठट्टा मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के संबंध में भी सुना होगा कि जब वो ठट्टा के अभियान पर था तो वापस लौटते समय उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ठट्टा को आपने अकबर काल में भी सुना होगा कि अकबर के समय में जो सूफी शेख सलीम चिश्ती जो थे वो ठट्टा, अब वो जब एक अपने हज यात्रा पर जा रहे थे तो ठट्टा के समीप उनकी मृत्यु हो गई। फिर ठट्टा को आपने जो है मुस्लिम जो राजकुमारी थी आपकी रजिया सुल्तान, उसने भी ठट्टा का अभियान किया था। तो मध्यकाल में ठट्टा का खूब जो है चर्चित स्थल था। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अवस्थित है ये। तो ठट्टा मध्यकाल में एक प्रसिद्ध क्षेत्र जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में वर्तमान में मौजूद है, और आप इसमें कुछ शासकों का वर्णन भी कर सकते थे कि इन शासकों से ऐसे ऐसे संबंधित है। ठीक है, शाह तुर्कान। तो शाह तुर्कान भी खूब फेमस स्त्री है। ये जो है उत्तराधिकार के युद्ध में जब इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उनके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज और रजिया सुल्तान में युद्ध उत्तराधिकार के लिए लड़ाई हुई, तो शाह तुर्कान की इसमें काफ़ी भूमिका थी। शाह तुर्कान ने जल्दबाजी में इल्तुतमिश की जैसे ही मृत्यु हुई तो जल्दबाजी में इसने अपने पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को जो है वहाँ का शासक घोषित कर दिया, जबकि इल्तुतमिश चाहते थे कि उनकी पुत्री रजिया सुल्तान वहाँ की शासक बने। तो फिर उन्होंने अपने सिर पर टोपी और कोट पहन करके जो है लाल वस्त्र धारण करके उन्होंने दिल्ली की जनता से न्याय मांगा, और फिर उन्होंने वहाँ पर दिल्ली की जनता ने अपनी रजिया सुल्ताना का समर्थन किया, और उनके समर्थन के पश्चात वह वापस शासिका बनी। तो शाह तुर्कान जो है मध्यकालीन एक मध्यकालीन कह सकते हैं कि स्त्री थी, या प्रभावशाली महिला कह सकते हैं, जो रुकनुद्दीन फिरोज की माँ थी। इन्होंने उनको शासक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शेख मोहम्मद गोस। तो शेख मोहम्मद गोस जो है तानसेन के गुरु, ग्वालियर में इनका मकबरा भी है। ठीक है, तो एक सूफी संत शेख मोहम्मद गोस काफ़ी ये भी फेमस रहे हैं। ठीक है, बारिशाल का विद्रोह। तो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो अंग्रेज रेजिमेंट थी या अंग्रेज टुकड़ी थी, वहाँ पर उन्होंने 1913 में भारतीयों ने जब विरोध किया, ब्रिटिश शासन का जब विरोध कर रहे थे, तो अंग्रेज़ों ने 44 लोगों को वहाँ पर मौत के घाट उतार दिया, जिसमें नेतृत्व करता थे त्रिलोकनाथ, और एक कोई गांगुली भी थे। दो लोग थे वहाँ पर। ठीक है, एक तो त्रिलोकनाथ थे और एक गांगुली जी थे। तो इन दो लोगों को बारिशाल के विद्रोह में मौत के घाट उतार दिया था, और 44 अन्य क्रांतिकारियों को भी यहाँ पर दमन के चक्र से गुजरना पड़ा था। तो ब्रिटिश कालीन एक विद्रोह था, बारिशाल विद्रोह, आपने सुना होगा। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। राजा महेंद्र प्रताप। तो राजा महेंद्र प्रताप के बारे में भी आपने सुना होगा। महेंद्र प्रताप, जब हमने एक निर्वासित सरकार की घोषणा की थी अफगानिस्तान के काबुल में, तो मौलाना बरकतुल्ला के साथ मिलकर के सन 1914 में, अगर मैं सही हूँ तो 1914 में इन्होंने एक निर्वासित सरकार या एक अस्थायी सरकार की स्थापना जो है काबुल में की थी। ठीक है, इसके बाद सर्वोदय योजना। तो सर्वोदय योजना दो प्रकार से जुड़ी है। एक तो 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना दी थी। ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग को लेकर के। और एक सर्वोदय योजना जो है आपकी राम मनोहर लोहिया से जुड़ी है, जो सबके उदय और सबके उत्थान से लेकर के संबंधित है। ठीक है, मध्य प्रांत की सरकार। तो मध्य प्रांत मतलब सेंट्रल प्रोविजंस एंड बरार। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के विभाजन के समय आप पढ़ेंगे कि सीपी एंड बरार नाम की एक हमारी रियासत थी, जिसकी राजधानी नागपुर थी। ठीक है, और जो महाराष्ट्र के क्षेत्र थे, वर्तमान महाराष्ट्र, जो बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, ये वाले ज़िले हमने विभाजन के पश्चात मतलब 1956 के समय में हमने ये महाराष्ट्र को दे दिए, और शेष ज़िले हमने रख लिए। तो मध्य प्रांत की सरकार पंडित रविशंकर शुक्ल जो इसके अध्यक्ष थे, ये इसके मुख्यमंत्री थे, और नागपुर इसकी राजधानी थी। ठीक है, भड़म की अगर हम बात करें तो आपने इसको जनजातीय नृत्यों में सुना होगा। भारिया जनजाति भड़म नृत्य करती है। ठीक है, पुरुष प्रधान नृत्य होता है, कम से कम 20 से 30 लोग सामूहिक रूप से इसको परफॉर्म करते हैं। गाय गोहरी क्या है? तो गाय गोहरी दीपावली के समय जब हम गोवर्धन पूजा करते हैं, आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के लगभग सभी इलाकों में प्रचलित है ये।
तो गाय के गोबर से जब हमारे आंगन में लेपन किया जाता है, विभिन्न प्रकार के पशुओं के, देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं और उस पर फिर पटाखे रख करके फोड़े जाते हैं। और और जो हमारी कह सकते हैं कि ढोल धमाके से जो गाय के गोबर की पूजन किया जाता है उसको हम गाय गोहरी कहते हैं। ठीक है, कई लोग कंफ्यूज हो गए होंगे इसमें, लेकिन गाय गोहरी गोवर्धन पूजा का ही एक रूप है। ठीक है। काउंसिल ऑफ रीजेंसी क्या है? काउंसिल ऑफ रीजेंसी एक ब्रिटिश कालीन हड़प नीति का भाग है कि जब क्या होता था कि सॉरी, एक विशेष क्षेत्र में जब उत्तराधिकार नहीं होता था, जैसे अवंती बाई का उत्तराधिकार न हुआ, गुलाब सिंह का उत्तराधिकार नहीं हुआ, या गुलाब सिंह जब अवयस्क थे, अकबर का मान लो जब, हालांकि अकबर के समय तो ये प्रचलित नहीं थी, लेकिन अकबर जब छोटे थे तो उनको एक महानानगा नाम की जो महिला थी उन्होंने संरक्षण दिया। तो ऐसे ब्रिटिश काल में जब ऐसे होता था कि किसी भी रियासत में या किसी क्षेत्रीय शासक के अंतर्गत कोई अवयस्क व्यक्ति होता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो शासन करने में अयोग्य हो जाता है, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाता है, शारीरिक रूप से विक्षिप्त हो जाता है, तो ब्रिटिश शासन यहाँ पर क्या करते हैं कि एक तहसीलदार की नियुक्ति कर देती है, या एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति कर देती है जिसके अधीन फिर ये क्षेत्र रहता है, मतलब अंग्रेजों के अधीन ये क्षेत्र फिर हो जाता है। तो ये जो है काउंसिल ऑफ रीजेंसी कहलाती थी। ठीक है, वही फिर इस क्षेत्र का शासन संचालन करती थी। अमझेरा जो है ये, अमसेरा तो कहीं नहीं सुना, लेकिन अमझेरा जो रियासत है ये 1857 की क्रांति से संबंधित है। धार के पास मध्य प्रदेश की जो अमझेरा रियासत थी वो धार के समीप अवस्थित है, जहाँ पर राणा बख्तावर सिंह ने अंग्रेज़ों को काफ़ी, मतलब कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक उन्होंने परास्त कर दिया था या पछाड़ दिया था, उनके दांतों चने चबवा दिए थे। तो अंग्रेज़ों को यहाँ पर पीछे हटना पड़ा। राणा बख्तावर सिंह ने 1857 के क्रांति में, 1857 के विद्रोह में अमझेरा क्षेत्र से अंग्रेज़ों को खदेड़ दिया था, और बदनावर के क्षेत्र में, मतलब बदनावर के युद्ध में काफ़ी ये अंग्रेज़ों को इन्होंने परास्त कर दिया था, अंग्रेज़ों को पीछे हटना पड़ा था यहाँ से। ठीक है, तो अमझेरा रियासत 1857 की क्रांति से संबंधित, राणा बख्तावर सिंह इसके नेतृत्व करता। ठीक है, आगे के 5 मार्कर क्वेश्चंस के लेकर के भी हम आगे चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।